नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। विशेष कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ रानी रैकवार। बाघों का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होता है बाघ। और एक बाघ ही ऐसा जानवर है कि जिसकी उपमा एक मनुष्य भी लेना पसंद करता है। कहा भी जाता है कि आप शेर जैसे हैं तो इंसान का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय पशु विलुप्ति के कगार पे था। जी हाँ, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश ने, हमारे भारत देश ने इसे बचाया है। और आज 29 जुलाई को हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और इसी उपलक्ष्य पर आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम आप सबके सामने प्रस्तुत है, बाघों की दहाड़, भारत की शान। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आलोक पाठक जी को, जो वन मंडल अधिकारी हैं भोपाल में, और उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। जंगल अधूरा माना जाता है एक बाघ के बिना। तो अगर इस एक दिन की बात करें कि एक दिन क्यों बाघ दिवस मनाने की जरूरत पड़ी? बाघ जो है उसको इकोसिस्टम में सबसे ऊपर रखा गया है, जो पिरामिड है उस पिरामिड में। और जहां भी बाघ की उपस्थिति है वह यह दर्शाती है कि उसके नीचे जितना भी इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वह बड़ा सुरक्षित, महफूज है और सभी ऑल इन प्लेस कहना चाहिए वो हैं। इसीलिए टाइगर के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया है। और टाइगर के लिए ये जो आपने बात कही कि एक दिन, दरअसल वन विभाग पूरे साल 365 दिन अपनी मेहनत के साथ बाघों को और बाघ के साथ साथ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम्स को बचाने में हम लगे हुए हैं। बट अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक दिवस 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत हम भी अपने प्रदेश में सभी जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके इसको सेलिब्रेट करेंगे। भोपाल में भी हम इसमें कार्यक्रम आयोजित करेंगे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। बिल्कुल। अगर हम बाघ की बात करें तो बाघ की प्रकृति और उसकी कुछ जीवन शैली के बारे में हम जानना चाहेंगे। बाघ जो कि हमारे यहाँ पाया जाता है वो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि उसका नाम है रॉयल, वैसे ही उसकी गतिविधियाँ, उसकी जीवन शैली है बिल्कुल रॉयल। उसकी चाल, उसका खान पान, उसका रहन सहन, हर चीज़ एक राजा की तरह ही है। चाल भी वही मस्तानी चाल होती है उसकी, बेफिक्र, किसी भी चीज़ से निडर होकर वो अपने टेरिटरी को बचाता चलाता रहता है। और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में उसकी अपनी टेरिटरी में एक टाइगर रहता है कि यदि कोई दूसरा टाइगर आता है तो उसको फिर लड़ाई होती है, जो भी जीतता है उसकी वो टेरिटरी बन जाती है। इसलिए टाइगर की एक अपनी विशेषता है, अपना एक रुतबा है और जंगल में उसकी एक अलग पहचान है। अगर हम बात करें सर कि टाइगर की प्रकृति तो आपने बता दी, लेकिन अगर हम जाने कि प्रजातियां कितने प्रकार की हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये कैट फैमिली के अंतर्गत टाइगर्स आते हैं। इसमें जो बिल्ली से लेके काफ़ी अलग अलग उसमें जाती हैं, पैंथर है, टाइगर है, कैट फैमिली में ये सब आते हैं और बहुत सारी प्रजातियां हैं। बट जो भारत में विशेष रूप से टाइगर्स में पाया जाता है वो रॉयल बंगाल टाइगर होता है और वही पूरे भारत में अपने यहाँ पाया जाता है। बाकी इसके अलावा अलग अलग हैं। इंडोनेशिया में सुमात्रन टाइगर्स पाए जाते हैं, रशिया में अलग टाइगर्स पाए जाते हैं, चाइना में अलग तरह से होते हैं। जो भी लोकल कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं और वो जानवर उस हिसाब से आगे अपना जीवन जब रखता है। उसका खान पान वैसा होता है, वहाँ जो भी खाने के लिए उनको जानवर मिलते हैं उसी हिसाब से वो आगे विकसित होते जाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि किस तरह की प्रजातियां होती हैं शेरों में, बाघों में। अगर हम देखें कि इनको संरक्षण की ज़रूरत पड़ी है,
ऐसा क्या उपलब्धियां रही हैं मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें टाइगर स्टेट के रूप में ये घोषित भी हो चुका है, तो क्या उपलब्धियां रही हैं इनके संरक्षण को लेकर? दरअसल पूर्व में बाघ का शिकार करना एक शान माना जाता था। और आपने भी, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे राजे रजवाड़ों में ऐसी तस्वीरें लगी दिखेंगी आपको, जिसमें कि नीचे बाघ मरा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर लोग शान से अपनी फोटो खिंचवाते थे। जी। ऐसे सीन बहुत देखने को आए, परंतु इनके शिकार लगातार होने से बहुत विकट स्थिति निर्मित हो चुकी थी और ये बिल्कुल अपनी न्यूनतम संख्या पर पहुंच चुके थे। उस समय सन 1972 में सरकार ने एक वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया और उसके बाद से किसी भी प्राणी का शिकार करना एक अपराध माना गया और उसकी बहुत बड़ी सजा भी रखी गई। उसी का प्रयास रहा कि शिकार पर जो कमी आती चली गई, लोग शिकार से दूर होते चले गए, वो बेसिकली इसी के कारण ये संभव हो पाया, इस एक्ट के लगने के बाद से। इनको बढ़ाने में एक बहुत बड़ी योजना का काम भी रहा, सहयोग रहा है, वह थी प्रोजेक्ट टाइगर, जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद लागू की गई। और जहाँ की बाघ टाइगर्स काफ़ी संख्या में थे, उन जगहों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया और ध्यान देते हुए उनमें फिर अलग अलग इनके जो आवास हैं, हैबिटेट्स हैं, इनके प्रोटेक्शन की बात कहें, ये सब चीज़ें उसमें फिर लागू की गई और उनमें विशेष ध्यान दिया गया, स्पेसिफिक उन पे फोकस करके ये काम किए गए। और उसी के आसपास से फिर ये सेंचुरीज़ का डिक्लेरेशन, नेशनल पार्क्स को बनाना और फिर फाइनली टाइगर रिजर्व्स को बनाने का काम भी भारत में शुरू हुआ। हमारे मध्य प्रदेश में भी 24 सेंचुरीज और 11 नेशनल पार्क्स के साथ में 7 टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ अभी तक घोषित किए जा चुके हैं और इन्हीं की बदौलत आज हमारे पूरे टाइगर्स काफ़ी महफूज हैं। साथ ही सोर्स और सिंक, इस कॉन्सेप्ट पे ये काम किया गया कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान या सेंचुरीज हैं वहाँ टाइगर्स को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, उनको उनके हिसाब से आबो हवा मिले, आवास मिले, खाने के लिए पूरी चीज़ें उनको प्रॉपर मिलें, पीने के लिए पानी की उपलब्धता हो, ऐसी पूरी सुरक्षित कंडीशंस वहाँ निर्मित की गई। कोई भी मानव का दखलंदाजी उस इलाके में ना हो, ऐसी वो व्यू रचना की गई, स्ट्रेटेजी बनाई गई। उसी का परिणाम है कि वो एक सोर्स की तरह काम करना शुरू किया उन एरियाज़ ने, और जो नए बच्चे पैदा होने शुरू हुए, नए बच्चे आना शुरू हुए, वो बड़े होके फिर वो आगे दूसरे एरियाज़ में जाना शुरू हुए और अपनी टेरिटरीज़ को रिगेन करना उन्होंने शुरू किया। बाहर अब टेरिटरियल एरियाज़ में भी काफ़ी टाइगर्स आने लगे और बढ़ने लगे। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि पहले समय में लोग राजा महाराजा थे तो उसको प्राइड मानते थे, शेर को मारना और शेर की रिंग में जाना प्राइड मानते थे। आज भी कई लोग इस बात के लिए मानते हैं कि शेर की रिंग में जाना और उसको प्राइड मानते हैं। इसमें जो हमारा वन विभाग का कानून है, किस तरह रोकता है इसे? वन विभाग के कानून में बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध है कि आप वन्य प्राणी को ना तो अपने पास रख सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में पहले बहुत सारे सर्कस चलते थे जिसमें वन्य प्राणियों को प्रदर्शित किया जाता था। तो अब किसी भी प्रकार के वन्य प्राणी को एग्जिबिट करना, उसका प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। इसीलिए आप देखा होगा कि अब कहीं भी किसी भी सर्कस में या और कोई भी जो मदारी लोग, पहले आपने देखा हो भालुओं को लेके घूमते थे, रोडों पे दिखाते थे नाच उनका, अब वो सब आपको नजर नहीं आते। इवन अब तो आपको बंदरों को भी लेके जो घूमते थे वह भी बहुत कम हो चुका है। इक्का दुक्का अगर कहीं दिखता है तो वन विभाग तत्काल उनको गिरफ्तार करता है। इसी प्रकार से हाथियों के मामले में भी है। हाथियों को भी पहले आपने देखा होगा कि अलग अलग कार्यक्रमों में उसको प्रदर्शन के तौर पर शक्ति के रूप में उसको दिखाते थे, प्रदर्शित करते थे, परंतु अब वह भी वैसा नहीं रहा। अब आप देखिएगा जो लाइसेंस हैं जिनके पास, वही हाथी सिर्फ कुछ कार्यक्रमों में अलाउ जिनमें करते हैं,
उसमें जा पाते हैं, अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे ऐसे। मतलब कह सकते हैं कि हमारे भारत सरकार ने इस बात के लिए कड़ा कानून बना दिया है कि वन्य जीवों को उनके अपने दायरे में रहने दिया जाए और आप अपने जी, दायरे में रहें, बिल्कुल, और उनका भी अपना एक जीवन है जिसे वो बिल्कुल, मुक्त तरीके से रहने रह दें। सके। हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो जी, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाने लगा है जी। और इसका दर्जा प्राप्त है। इसके बारे में, इस उपलब्धि के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार ये दूसरे वर्ष, हर 2 वर्ष में भारत सरकार पूरे देश में गणना करवाती है टाइगर्स की उपस्थिति की, और इसके लिए अलग अलग एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, जो डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं। पूरे जंगलों में, पूरे प्रदेश के जंगलों में इकट्ठे किए जाते हैं और उनकी फिर एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस के बाद फिर उनको सिंगल आउट करके फिर टाइगर्स का कैलकुलेशन होता है। अभी पिछले वर्ष जो गणना के रिजल्ट आए हैं, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 785 टाइगर्स उपस्थित हैं, और गणना के दिन उस आधार पर मध्य प्रदेश पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सबसे अग्रणी प्रदेश है, और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। और हमें बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे वन विभाग की मेहनत कर ये रंग लाई है, और आज हमारे टाइगर महफूज हैं और आनंद के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। हमें ये बहुत खुशी दिलाती है ये न्यूज़ जो आई थी कि 785 टाइगर्स के साथ मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना। बिल्कुल, ना केवल टाइगर स्टेट बढ़ा है, बल्कि कहना चाहिए कि बाघों का कुनबा भी बढ़ा है। जी। जी हाँ, हमारा परिवार जो बाघों का बहुत सीमित माना जाता था, अब वो बहुत विस्तारित हो चुका है। सर, हमने बात करी कि हमारे बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम साल 2024 की बात करें, उसमें शुरुआती 6 महीनों में लगभग 23 बाघों की मौत हुई थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि बाघों की मौत भी हो रही है। मैं इसमें कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि हर स्पीशीज जो भी पृथ्वी पर आई है, उसका एक जीवन काल है, उसका अपना एक लाइफ साइकिल है, और उस लाइफ साइकिल के हिसाब से वो अपना जीवन यापन करती है। टाइगर्स के मामले में जहाँ तक आपको बताऊँ मैं, कि नॉर्मली जंगल में जो टाइगर्स रहते हैं, उनका लाइफ साइकिल जो है वो 11 से 12 साल होता है, और 12 साल तक आराम से अपना जीवन जीते हैं, और फिर उनकी लाइफ खत्म होती है। ये बात सही है कि कुछ जो एक्सीडेंट्स में बीच में मर जाते हैं, या कहीं पे कोई घटना, दुर्घटना की ऐसी सूचना आती है, तो उनकी जानकारी हमें मिलती है। परंतु अधिकतर बाघ ऐसा देखा गया है कि उनकी मौत की जानकारी पता भी नहीं लगती है। वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, वास्तव में ये बड़ा ही मतलब शायद पैनिक होता होगा, इसीलिए वो समझ में भी नहीं आता, और उनकी ना डेड बॉडी मिलती, ना कुछ हो पाता है। जो नेचुरल डेथ आती हैं जिनकी, उनकी जो अपने टाइम, क्योंकि बाघ की जो लाइफ है, जो डे टू डे लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही संघर्षशील जीवन है उसका, जो हमने अनुभव किया अभी तक। लगातार उसको अपनी टेरिटरी की सुरक्षा करना पड़ती है, पहली चीज उसका ये काम है। और लगातार दिन में वो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक लगातार कंटिन्यूअसली वो अपनी टेरिटरीज को मार्क करता जाता है, घूमता रहता है पूरे समय। इसी प्रकार उसका जीवन चलता रहता है। तो उसको फिटनेस अपनी मेंटेन करके रखना है, उसी के हिसाब से उसको खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और साथ में दूसरे बाघों से अपने आप को बचाना भी है। बिल्कुल। तो जैसे ही उसकी शक्तियां क्षीण होती हैं, तो संघर्ष में अधिकांश बाघों की मौत भी हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली 11 से 12 साल में उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये जीवन चक्र है, चलता रहता है। बिल्कुल, आपके कहे अनुसार ये भी है कि एक प्रकृति का संतुलन भी बहुत बड़ी बात होती है। बात प्रकृति के संतुलन की हो रही है, और क्योंकि बाघ का जो जीवन है वो अपना एक बहुत भिन्न तरीके का होता है, तो पर्यावरण संतुलन का बाघ संरक्षण से क्या लेन देन है, ये क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। जी, बाघ की उपस्थिति जहाँ होती है, वो तभी संभव हो पाती है जबकि उसके नीचे जो पूरा चेन है,
वो चेन पूरी उपलब्ध हो और यथास्थिति में मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ बनी हो। जैसे कि यदि उस जगह का जंगल अच्छा होगा तो दूसरे हर्बीवोर्स जो होते हैं वो पर्याप्त संख्या में होंगे, क्योंकि अगर जंगल अच्छा है, खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिल रही हैं उनको, तो ही वो सरवाइव कर पाएंगे। और जहाँ हर्बीवोर्स अच्छे से रहेंगे तो फिर उसके ऊपर कार्निवोर्स अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो इस तरह से पूरी चेन नीचे से ऊपर तक, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिख भी नहीं रही हैं, उनका भी रहना बहुत ज़रूरी है। कि कोई भी चीज़ इस सिस्टम में उसका अपना एक रोल है, वो रोल पूरा निभाना पड़ेगा उसको। और वो जब तक रोल नहीं निभाएगी वो चीज़ जो है, तो आपका सिस्टम डिस्टर्ब होता जाएगा। सिस्टम के डिस्टर्ब होने से ये होगा, एक अगर कोई भी स्पीशी वाइप आउट हो जाएगी तो दूसरी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगी और उसके फिर निगेटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे कोई स्पीशी बढ़ जाती है तो उसके दुष्प्रभाव भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये कई जगहों पे देखने में भी आया है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया भारत सरकार ने, वह सोच विचार के चलाया गया था कि यदि हम टाइगर को संरक्षित कर सकेंगे तो उसके ऑटोमेटिकली नीचे के पूरी चेन बड़े ही अच्छे तरीके से सुरक्षित रहेंगी। और हम देख भी रहे हैं अभी पूरे मध्य प्रदेश में जो है उसी तरह का वातावरण बना हुआ है, और वैसे ही सभी तरह के जानवर। इसीलिए आप देखिए मध्य प्रदेश ना केवल टाइगर स्टेट है, इसके अलावा घड़ियाल स्टेट में भी हम नंबर 1 पे हैं। चीता स्टेट तो अब हम हो ही गए हैं। तो ऐसे सभी प्रजातियों की अच्छी उपस्थिति सामने में आने लगी। बिल्कुल, अगर एक जानवर का जीवन सुरक्षित होता है तो प्रकृति भी उसके लिए सहयोग करती है और अपना काम करती है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने किस तरह के कानून बनाए हैं, वन विभाग के क्या कानून हैं कि बाघों का संरक्षण हो? इसमें मुख्य जो रोल है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, जो अभी रिसेंटली उसको अमेंड भी किया है भारत सरकार ने, और उसमें और सख्ती के साथ उसको लागू करने की बात रखी गई है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किए गए हैं कि जो दिक्कतें अभी तक आई हैं उसको लागू करने में उनको भी दूर किया गया है इसमें। तो दरअसल जो कड़क प्रावधान उसमें बनाए गए हैं उसी की वजह में मुख्य वजह यही रही कि कानून तगड़ा होने से ही हम उसको बचाने में सफल हो पाए, और जो वास्तव में अपराधी थे, जो इस काम में लगे हुए थे इसको बिगाड़ने में, उनको हम पकड़ने में सफल हो पाए। आपने सुना होगा कि ये चाइना में इनकी टाइगर अगर एक मरा हुआ मिल जाए उनको, तो पूरे उसकी कितनी कीमत बढ़ा के और फिर उसको व्यापार करते हैं वो लोग, और जिसमें काफ़ी बड़े गिरोह लगे रहे। संसार चंद जी का नाम सुना होगा आपने कि एक जिनको कि पकड़ा गया और उनसे काफ़ी चीज़ें उसमें फिर बरामद हुई और वो चेन पूरी तोड़ने में हम सफल हुए। दरअसल यही कारण है कि टाइगर बचाने के पीछे जो मंशा रही है या वन्य प्राणियों को बचाने के पीछे का जो खेल रहा है, वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की ही देन है कि हम आज यहाँ पे अच्छे से इसको संरक्षित करते हुए संवर्धित कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल, संवर्धित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन कानून बनाना एक अलग बात है और उसे अमली जामा पहनाना एक बहुत अलग बात है। तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वन विभाग को? वन विभाग हमेशा से चुनौतियों को स्वीकार करता आया है जी। और सफलतापूर्वक उन चुनौतियों को उन्होंने वो किया है, जिसमें दरअसल जितने रिसोर्सेज की मैं बात कहूँ वो सब जंगल में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लकड़ी हो, पत्थर हो, मुरम हो, चारा हो, पानी हो, ये सब चीज़ें जो हैं जंगल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं और उसके लिए लोकल कम्युनिटीज़ उसको इस्तेमाल करती हैं। तो कई बार जो है मतलब ग्रामीणों के साथ या आम जनता के साथ भी इसको लेके टकराव होते हैं और बनते कोशिश वन विभाग उनसे उनके निस्तार के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके लिए तो पूरा हम अलाउ करते हैं और उनको समर्थन करते हैं उनको। बट जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी की बात आती है या कोई उसको व्यापारिक दृष्टि से किसी भी रिसोर्स का दोहन करने की जब बात आती है, वहाँ फिर वन विभाग उसको किसी भी स्तर पर अलाउ नहीं करता है और उनको तत्काल उन गतिविधियों को रोका जाता है
भले ही उसमें हमें काफ़ी कई बार लड़ाइयाँ लड़ना पड़ती हैं, परंतु इसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल जीत के आते हैं। बिल्कुल, लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं और जीत भी हासिल होती है। लेकिन आप वनमंडल अधिकारी हैं, लगभग लगभग काफ़ी लंबा समय आपका इसी सेवा में बीता है। ऐसा कोई संस्मरण जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहते हैं? शेरों का आमना सामना हुआ है? जी, एक बार की बात है, जब मैं कान्हा में पोस्टेड था, जी। तो शाम का वक्त था। हमारे फील्ड डायरेक्टर जो आज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं, श्री शुभरंजन सेन साहब, वो और मैं जिप्सी के नीचे उतर के रोड पर खड़े हुए थे और कुछ कान्हा के मैनेजमेंट के संबंध में ही हम चर्चा कर रहे थे। हमें अंदाजा नहीं था इस बात का, और यही टाइगर की खूबी है जो अपने आप को छुपा के रखता है। मुश्किल से हमसे 10 फीट दूर पर वो एक साइड से आया। जब वो रोड पे आ गया तब हमारी नज़र पड़ी, और वास्तव में हम लोग भी उस समय तो घबराहट आ ही गई थी, क्योंकि इतना नज़दीक शायद पहली बार मैंने देखा कि 10 फीट पे है, और मैं भी ज़मीन पे, वो भी ज़मीन पे। तो जैसे तैसे करके, हालांकि उसमें चूंकि हम लोगों का कोई मूवमेंट नहीं था, कोई ऐसी गतिविधि नहीं थी, तो एक झलक उसने हमारी तरफ देख के और सीधा क्रॉस करते हुए निकल गया। तो ये एक ऐसा संस्मरण था जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है जी। कि इतने नज़दीक से टाइगर को देखने का जो एक खुले में जंगल अनुभव में एक रोमांचकारी अनुभव था हमारा, जी, जी, जी। वो बहुत ज़बरदस्त था। बिल्कुल। अगर ये तो रोमांचकारी अनुभव था आपका, आगे वन विभाग ऐसी और क्या रणनीतियाँ निकाल रहा है और भारत सरकार ऐसे और क्या काम कर रहा है कि बाघों को संरक्षण मिले, उनका और कुनबा बढ़े आगे? जो हमारी रणनीति अभी तक सफल रही है, उसी पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब एक नया काम भी हमारे यहाँ जैसे चल रहा है। एक तो विलेज का रिलोकेशन, जो क्या हो रहा है कि जो सेंचुरी या नेशनल पार्क के अंदर के जो गांव हैं, वास्तव में उन गांव वालों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अंदर सुविधाएं भी हम विकसित नहीं कर पाते हैं नियमों के कारण। दूसरा, उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी नहीं पा पाते हैं। वो उनका जीवन भी बड़ा ही कठिन रहता है। इसी को देखते हुए उन गांवों को उनकी इच्छा के अनुरूप, गांव वालों की, उनको विस्थापित करते हैं और बाहर आके सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराने के बाद उनको अच्छे तरह से आबाद करते हैं। और हम लोगों ने ये पाया है कि जो अभी तक गांव हटाए गए हैं, चाहे सतवा टाइगर रिजर्व हो या दूसरे टाइगर रिजर्व्स में भी ये काम चालू है, वो बहुत अच्छे से, वो गांव वाले भी अब खुशहाल हैं। क्योंकि वहाँ पता चला कि बहुत दिक्कत जाती है, जो छोटे छोटे काम के लिए भी ना दवाई मिलती है, बीमार हो जाए डॉक्टर नहीं मिल पाता है अंदर, पढ़ने के लिए बच्चों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। यदि आप कोई चीज़ पैदा करते हैं तो उसको बेचने का उनको प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाता है, तो जीवन यापन बहुत दुष्कर होता है वहाँ पे। उसी कारण से सरकार की ये योजना रही और इसका काफ़ी अच्छा लाभ लोगों को भी मिला है। और साथ में वो जो गांव खाली हुए हैं वो अब बहुत अच्छे घास के मैदान बन गए, जहाँ हर्बीवोर्स काफ़ी अच्छे डेवलप हुए हैं, जिसके कारण और रिचनेस हमारी बायोडाइवर्सिटी की बढ़ी है। दूसरा कि अवेयरनेस बहुत ज़बरदस्त आई है लोगों में भी, खास करके युवा पीढ़ी में, जो अब शिकार या इस तरह की जो कुरीतियाँ फैली हुई थी समाज में, उनके ऊपर उन्होंने अब काफ़ी लगाम लगाई है और वो लोगों का अब रुझान उस तरफ नहीं रहा है। इस चीज़ को अब वो डिस्करेज भी करते हैं। तो यह भी एक अच्छा परिवर्तन समाज में देखने को मिला है। इसी का लाभ है कि अब कुनबा बढ़ रहा है और बाघ भी फिर से एक अपनी खोई हुई टेरिटरीज में भी स्थापित होने लगे हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि खोई हुई अपनी उनकी जो विरासत है वो फिर से उन्हें वापस मिलने वाली है और मिल भी रही है। रेस्क्यू एक बहुत बड़ा काम होता है वन विभाग का, क्योंकि और अगर बाघ का हो, शेर का हो, तो मतलब डर तो लगता है। मैं कोई एक ऐसा सुनना चाहूँगी आपसे संस्मरण कि रेस्क्यू किया हो बाघों का, तो कैसे आपके अनुभव रहे हैं, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? आपको यहीं का मैं किस्सा सुनाता हूँ, याद दिलाता हूँ जी। भोपाल में ही मैनेट कैंपस के अंदर पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक टाइगर, मेल टाइगर आ गया था और लगभग 15 दिन तक वह उस कैंपस में रहा। अब आप
ये सोचिए कि लगभग 4 से 5 लाख की आबादी उस मैदान जिसमें वो रहता था उसके आसपास बसी हुई थी। जानवर भी थे सबके। कॉलेज के अंदर की बात है तो कॉलेज भी था, हॉस्टल भी है, उनके रहवासी कैंपस भी थे। ऐसे में उस टाइगर को रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ी हमारी चुनौती थी। उसको हम लोगों ने अच्छे से एक चैलेंज मानते हुए पूरे हमारी टीम ने मेहनत की। सबसे पहले एक अवेयरनेस की हम लोगों ने शुरुआत की कि पूरे कैंपस में जो भी स्टूडेंट्स हैं, अध्यापक हैं, उनके परिवार हैं, सब में एक हमारी टीम लगी रही जो उनको जागरूक कर रही कि यदि आपका टाइगर से सामना हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना है जी, हमें। बिल्कुल। वह इस काम पे लगे रहे। इसके बाद हमारी दूसरी टीम जो थी वो उसकी मॉनिटरिंग में लगी रही। तीसरा, उस जगह को हम खाली करने में लगे रहे कि वहाँ पे जो भी पशु हैं, खास करके कैटल में जो गाय हैं या भैंस हैं या इस तरह के जो भी हैं, उनको हमने वहाँ से हटाने का काम सबसे पहले नगर निगम की मदद से किया। और साथ में फिर जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं उसको पालन करते हुए कैमरा भी लगाए, उससे टाइगर के मूवमेंट्स पे नज़र बनाते रहे हम। बाघ रहवासी क्षेत्र में ना आए इसके लिए भी हम लोगों ने चाक चौबंद प्रबंध किए। पूरे स्टाफ की दिन रात ड्यूटियाँ लगाईं, मूवमेंट्स बढ़ाए, फिर उसको कैमरे में कैद करने के जो जो तरीके हो सकते थे वो सब अपनाए हम लोगों ने। और फाइनली 15वें दिन वह बाघ कैमरे के अंदर पिंजड़े के अंदर आ गया और सफलतापूर्वक हमने उसको रेस्क्यू किया। तो शहर के अंदर कैपिटल जो टाइगर स्टेट की भोपाल कैपिटल है, उस कैपिटल में टाइगर की उपस्थिति बहुत बड़ी चुनौती थी और उसी को हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक तकनीकी रूप से हैंडल करते हुए उस जानवर को, मतलब जानवर भी पूरा सुरक्षित रहा और हमारी पूरी जनता सुरक्षित रही। ये हमने एक उपलब्धि हासिल की। बहुत ही रोमांचकारी आपने अनुभव जी, सुनाया जी। कि मतलब एक रहवासी क्षेत्र में जिंदा बाघ का रेस्क्यू करना और 15 दिन उसकी मॉनिटरिंग करना और लोगों को भी बचा के रखना बिल्कुल, और उसे भी बचा के रखना, जी। सुरक्षित उसे उस जगह से निकालकर उसके स्थान तक पहुंचाना वाकई में बेहद काबिले तारीफ काम है जो वन विभाग भोपाल के हमारे कर्मचारी और अधिकारियों ने करके दिखाया। वाकई में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत साधुवाद इस काम के लिए। और वन मंडल अधिकारी हैं सर आप, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, भोपाल एक अलग तरह की पहचान रखता है। टाइगर स्टेट की कैपिटल तो है ही, साथ ही इसकी भी अपनी एक ये पहचान है कि पूरे विश्व में एकमात्र इकलौता शहर है जहाँ की नगर निगम सीमा में टाइगर रहता है। हमारे वन क्षेत्रों में लगभग 22 से 25 टाइगर विचरण कर रहे हैं और ये सब बड़े आनंद के साथ इस जगह पे रह रहे हैं। नए उसमें बच्चे भी हैं, सब एडल्ट्स भी हैं, एडल्ट्स भी हैं, मेल फीमेल सभी हैं। ये इस बात को भी बता रहा है कि हमारे जो जंगल हैं बहुत महफूज हैं, साथ ही यहाँ की जो आबो हवा है वह उनके अनुकूल है, वो इसको पसंद भी कर रहे हैं। हमारी एक टाइग्रेस जो है उसने लगातार तीसरी बार बच्चे दिए हैं और मैं कहूँगा कि उसने वो इस इलाके को एक नर्सिंग होम की तरह हो गया है ये उसके लिए, जहाँ पे वो हर बार उसके जो बच्चे हैं वो यहीं पे आ रहे हैं जी। तो ये बड़ी एक खुशी की बात है कि यहाँ पे टाइगर अपना टेरिटरी भी, कुनबा भी बढ़ा रहे हैं और आनंद के साथ रह भी रहे हैं। एक बहुत अच्छी जो उपलब्धि निकल के आ रही है, जो फिल्म्स, जो कैमरे लगे रहे जिनमें देखा गया कि जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसान दिन में यूज़ कर रहे हैं, रात में वही टाइगर उन जगहों को इस्तेमाल करते हैं। जब रात होती है तो ये जानवर अपने हिसाब से अपना निकलते हैं, अपना काम करते रहते हैं, घूमते फिरते विचरण करते हैं और दिन में ये सब आपको नज़र भी नहीं आते हैं। तो ये एक अलग तरह का यूनिक फीचर जो भोपाल में देखने मिल रहा है। इस पर कई फिल्म्स भी बनी हैं, उसमें भी यह देखने में आया है और ये एक अनोखा वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जैसा हमारे लिए जीवन जरूरी है,
मुझे लगता है उससे ज़्यादा जरूरी इन जानवरों का रहना भी जरूरी। यदि ये जानवर रहेंगे तभी हमारा जीवन रह पाएगा, वरना एक समय ऐसा आएगा कि शायद हम अपने जीवन के लिए भी तरसना पड़ जाए हमें, क्योंकि ये असंतुलन बिगड़ेगा जानवरों का, इंसानों का, सभी चीज़ों का। तो फिर वो असंतुलन को दूर करना मुश्किल होगा, मुश्किल क्या असंभव काम होगा। तो सभी वन्य प्राणी के संरक्षण में अपना योगदान दें। योगदान में हम आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, परंतु आपका एक मॉरल सपोर्ट, यदि कहीं आप कोई इस तरह की गतिविधि देखते हैं जो वन्य प्राणियों के साथ गलत हो रही है, उसकी सूचना वन विभाग को दें, तो हम भी तत्काल एक्शन लेंगे। दरअसल हमारे आंख और कान हमारे आप सभी हैं, जिनकी मदद से ही हम प्रोटेक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से लागू कर पाते हैं। और यही वजह है कि लगातार अभी तक भोपाल में भी हम जितनी सूचनाएं मिलती हैं तत्काल उसमें हम कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई करने के कारण आज भोपाल में सभी जानवर अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, और इवन इंसानों को भी कई भी तरह ईश्वर की कृपा से हमारा अभी तक कोई भी मानव वन्य प्राणी द्वंद्व का भी कोई मामला भोपाल में नहीं कभी देखा गया और ना आया है। उसके लिए हमारे जनता और जानवर दोनों ही बधाई के पात्र कहेंगे कि एक दूसरे से दोनों अपने आप को अलग अलग रखे हुए हैं। वन विभाग अपने प्रयास पूरे करता रहता है, बट इसमें जितना भी सहयोग जनता करेगी वह हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, जनता का सहयोग भी रहेगा और वन मंडल का तो है ही हमारे साथ में। वन मंडल निरंतर कार्य करता रहेगा। और आज आपने इतनी विस्तृत चर्चा करी, इतने अच्छा आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये रही आज खास मुलाकात हमारी वीआईपी न्यूज के चैनल पर। जी हाँ, उपस्थित रहे हमारे साथ में आलोक पाठक जी, वन मंडल अधिकारी, जिनसे हमने चर्चा की बाघों के जीवन पर, जाना कि किस तरह था इन बाघों का जीवन, किस तरह इनके लिए किया जाता है विशेष तरह से रेस्क्यू, और किस तरह इन्हें बचाया जाता है। हमारा जो देश है वो अपने आप में कहा जाता है कि शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, और जो बाघ है वो भी शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। और हमने ये चीज़ आज की इस चर्चा में जाना कि शेर हैं, बाघ हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का संतुलन अगर हमें करना है तो हमें बाघों का संरक्षण और उनका संतुलन करना भी अत्यंत आवश्यक है। तभी एक तंत्र स्थापित होगा, तभी एक सुरक्षित चेन बनेगी जिसके साथ हम अपना जीवन जिएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। सब